नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। सीधा लिए चलते हैं आपको मध्य प्रदेश, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में एक एक करके वो सारी अच्छी बातों को पुनर्स्थापित करने का उन्होंने संकल्प लिया। और वाकई किसी के मिटाए कोई मिटता है क्या? किसी के भुलाए कोई भूलता है क्या? कागज पे आप अपने खानदान को भारत रत्न दिलवा दो। नेहरू जी ने ले लिया, इंदिरा जी को दिया, राजीव गांधी को दिया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अद्वितीय वो प्रतिमा, जिसके माध्यम से उनके विराट व्यक्तित्व को सदियों तक याद रखा जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के माध्यम से। और प्रतिमा बनाने के लिए भी घर घर से, व्यक्तिगत रूप से जिसके पास जो धातु का टुकड़ा वो कलेक्शन करते हुए पूरे समाज का योगदान दिलाते हुए, और केवल एक विशाल प्रतिमा नहीं, उस प्रतिमा में आत्मा भरने के लिए पूरे देश में स्पंदन करते हुए जिस प्रकार से जब भी मौका मिलता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण कराने का ये अद्वितीय जो प्रयास हुआ है हमारे लिए, ये भारत माता ये केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये भरत भूमि है, ये पुण्य भूमि है, और ये सस्य श्यामला साक्षात जगदम्बा, और ये जीवंत है। और जीवंत होने के नाते से तक कि वो आदमी जेल नहीं, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आपके हिसाब से क्या कुछ थे तो अब आपको सुनवाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के कार्यक्रम से सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं। ऐसे कर दिया था और तुम तो हमारे सभी आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग, सभी मेरी माताएं बहनें, सभी हमारे युवा नौजवान साथियों, हमारे विद्यालयों के आए हुए छात्र छात्राएं, विभिन्न स्वयं सहायता समूह से आई हुई सभी हमारी बहनें, विभिन्न उत्पाद का उत्पादन करने वाले स्थानीय उत्पादक, अनेक स्थानों से आए हुए जो अपना इस प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं, जिनके अनेक स्टॉल यहां पर लगाए गए हैं, और मीडिया के सभी हमारे मित्र, मैं आप सभी का आज इस सहकारिता मेले के इस शुभ अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मेरा भी सौभाग्य है कि मेले के माध्यम से आप सभी से विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले सभी भाइयों और बहनों से यहां पर उन सभी से आज मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और जैसा कि मुझे बताया गया है, सहकारिता से पर्यटन विकास इस थीम पर आयोजित इस 7 दिवसीय मेले में हमारी विभिन्न सहकारिता समितियां, स्वयं सहायता समूह और किसानों भाई बहनों के उत्पादों को प्रदर्शित करने का एक ये मंच है। इसके साथ ही सहकारिता के माध्यम से पर्यटन विकास को नई दिशा देना, इको आतिथ्य, इको पर्यटन, होम स्टे संचालन, प्रशिक्षण, स्थानीय व्यंजन प्रदर्शनी, फल एवं कृषि उत्पादों के संवर्धन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का इसमें आयोजन किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेला हमारी सहकारिता की भावना को और अधिक मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा, और साथ ही पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी एक सशक्त भूमिका निभाएगा। भाइयों बहनों, सहकारिता का सिद्धांत, जैसा अभी अजय भट्ट जी ने भी बताया, मानव समाज का एक प्राचीन सिद्धांत रहा है, जिसने सदैव समाज में सहयोग, एकता और सामूहिक प्रगति को बढ़ावा दिया है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के और समग्र हित के लिए, कल्याण के लिए काम करता है, तभी असली समृद्धि और स्थायी विकास संभव हो पाता है, और यही हमारी सहकारिता का आधार है। आज के आधुनिक और प्रतिस्पर्धी युग में सहकारिता का महत्व पहले से भी कहीं और अधिक बढ़ गया है। इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2025 को, इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, ताकि वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। हमारे देश में भी सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए
एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का निर्णय लिया और आज केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में ये मंत्रालय देश में सहकारिता के आंदोलन को और अधिक संगठित और भविष्योन्मुखी बनाने की दिशा में अभूतपूर्व तरीके से काम कर रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से हमारी सरकार भी राज्य में सहकारिता को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी का परिणाम है पूरे देश में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के कार्य की शुरुआत सबसे पहले कहीं हुई है तो देवभूमि उत्तराखंड में हुई है। आज प्रदेश की 671 सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। ये समितियां अब पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से कार्यरत है, जिससे हमारे किसान भी ऑनलाइन सेवाओं से जुड़कर उन सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। इसके अलावा आज हमारी 24 समितियां जन औषधि केंद्र के रूप में भी काम कर रही है, जहां ग्रामीण जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं। साथ ही 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी विकसित किया गया है। अब ये समितियां केवल ऋण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि बीमा, पेंशन, बिजली बिल भुगतान, आधार सेवाओं सहित अनेक डिजिटल सेवाएं भी प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त मुझे बताया गया है कि 13 जिलों की 5,511 समितियों में से 3,838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर भी अपलोड कर दिया गया है। इससे सारी जानकारी हमारे सामने एक पारदर्शी तरीके से हमारे सामने उपलब्ध रहेगी। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने फरवरी 2023 से लेकर अब तक 800 नई पैक्स, 248 नई डेयरी समितियां, 116 मत्स्य समितियां गठित की हैं। उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत जहां गत वर्ष किसानों से मंडुआ की खरीद एमएसपी 42.90 यानी कि 42 रुपए 90 पैसे प्रति किलो की दर से की गई थी, वहीं इस वर्ष किसानों को और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए मंडुआ की खरीद 48 रुपए 86 पैसे प्रति किलो की दर से की जा रही है। यही नहीं, हमारी सरकार दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जहां एक और किसानों और स्वयं सहायता समूह को पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, फूलों की खेती जैसे कृषि कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। वहीं सहकारी समितियों के माध्यम से लघु और सीमांत किसानों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण भी दिया जा रहा है। हमारे प्रदेश के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य किया गया है। आज प्रदेश के सहकारी बैंकों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की जमा पूंजी है, जो इन संस्थाओं के प्रति जनता के भरोसे का स्पष्ट प्रमाण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आज सहकारी बैंकों में अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा महिला सहकारिता समितियों और स्वयं सहायता समूह को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इन समितियों के माध्यम से महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूत धुरी भी बन रही है। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश की 1,68,000 से अधिक बहनों ने लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास रचने का काम किया है। मुझे यह जानकर भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही कि इस मेले में सहकारिता के माध्यम से पर्यटन विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहलें की जा रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों को नए अवसर प्राप्त होने के साथ साथ सांस्कृतिक एवं आर्थिक समृद्धि को भी एक नई दिशा मिलेगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार हल्द्वानी नगर के विकास और नागरिकों के कल्याण की दिशा में भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। हमने हल्द्वानी में जहां 50 बेड के योग एवं आयुष अस्पताल का निर्माण कार्य कराया है, वहीं ओपन जिम, सामुदायिक केंद्रों, अंबेडकर पार्कों का निर्माण भी कराया है। इसके साथ ही हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में राजकीय कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी तेजी के साथ चल रहा है। यही नहीं, हम जहां एक और हल्द्वानी में 792 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड का निर्माण कार्य करवा रहे हैं, वहीं हल्द्वानी और लालकुआ के बीच
बाईपास रोड का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ ही करोड़ों रुपए की लागत से हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र की सभी सड़कों का सुधारीकरण का भी कराया जा रहा है। हमारी सरकार क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व सुधार करने के साथ ही रेल और हवाई कनेक्टिविटी में भी व्यापक स्तर पर सुधार कर रही है। जैसा अभी माननीय सांसद जी ने बताया कि बहुत जल्दी आप सबको हल्द्वानी के आसपास के क्षेत्र के लोगों को यहीं हमारे पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सेवाएं मिलने जा रही हैं। उसकी सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। लगभग 1000 एकड़ जमीन भारत सरकार को स्थानांतरित कर दी गई है। इसके साथ ही बिड की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। जल्दी ही उस पर कार्य प्रारंभ होने वाला है। हम उसको ग्रीन एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रीन फील्ड के रूप में, और जिससे देश में ही नहीं बल्कि आने वाले समय में विदेशों की उड़ानें भी यहीं से हो पाएंगी। जमरानी बांध परियोजना आप सबको पता है, लंबे समय से जो योजना प्रतीक्षारत थी, उस योजना पर भी तेजी से कार्य चल रहा है। आप सबके सहयोग से आने वाले समय में तराई भाबर के पानी की समस्या का भी समाधान हो सकेगा। आज इसके साथ ही हल्द्वानी और मुंबई के बीच लालकुआ एक्सप्रेस ट्रेन की भी शुरुआत हो चुकी है। वहीं हल्द्वानी से मुंशियारी, पिथौरागढ़, चंपावत और पाकिस्तान से अब खबर, जहां पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर अफवाह तेज हो गई है। इमरान खान की तबीयत को लेकर अफवाह, जहां बहनों से इमरान की मुलाकात की इजाजत नहीं, तो पाकिस्तान की अडियाला जेल में बंद इमरान खान की बहन ने शिकायत दर्ज कराई। इमरान के परिजनों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो 3 हफ्ते से इमरान से मिलने की कोशिश में है परिजन। जेल के बाहर प्रदर्शन पर सख्ती, तो इमरान की बहन अलीमा को हिरासत में लिया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर पाकिस्तान में कई अफवाहें चल रही हैं और पाकिस्तान में अफवाहें उड़ रही हैं कि जेल में उनकी सेहत ठीक नहीं है। तो इमरान खान की 3 बहनों को पिछले 21 दिनों से अडियाला जेल में इमरान खान से नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो इमरान खान की बहनों ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के आईजी से शिकायत की है। कोर्ट से परमिशन मिलने के बावजूद रावलपिंडी के अडियाला जेल में बंद इमरान खान से उनकी 3 बहनें और वकीलों को नहीं मिलने दिया जा रहा है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, इससे पहले भी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर कई अफवाहें उड़ी थी और उसके लेटर्स भी सामने आए थे और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब है और उनकी बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा है। क्या अपडेट? बिल्कुल उन्नति, देखिए 23 दिनों से उनकी बहनें जो हैं वो उनसे मिलना चाह रही है, इमरान खान से मिलना चाह रही है, लेकिन जो वहाँ की जो संस्थान जो है, जो जेल के जो अधिकारी जो हैं वो उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं। हालांकि 2023 से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो है वो जेल में बंद है, लेकिन जिस तरीके से जो अफवाह उड़ी, सबसे पहले तो ये बताया गया कि इमरान खान की मौत हो गई है कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद जो तमाम जो PTI के जो कार्यकर्ता जो थे वो वहाँ पर पहुँच करके धरना प्रदर्शन करने लगे, लेकिन वहाँ पर जब ये बात जब पता चला तो उसके बाद से तमाम जो वहां पे जो प्रदर्शनकारी जो थे उनके साथ में भी कहीं ना कहीं मारपीट की गई। तो ऐसे में लगातार जो है ये गुत्थी जो है वो आगे सुलझती भी नजर नहीं आ रही, लेकिन तमाम 3 बेटियां जो हैं उनसे मिलने का मोहलत मांग रही है कि उनसे मिलने दिया जाए, क्योंकि उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। हालांकि इस चीज को लेकर के ये कहा गया है कि पहले सब कुछ जांच की जाएगी, उसके बाद ही उनसे मिलने दिया जाएगा। बीते दिन जो है अजीमा जो है उनसे मिलने के लिए भी गई थी, 3 बेटियां उनसे मिलने गई थी, लेकिन उनसे मिलने नहीं दिया गया। अब देखने वाली बात होगी उन्नति की, जिस तरीके से जो अफवाह जो उड़ाया गया है, उनकी तबीयत किस तरीके से है और क्या कुछ उनको हुआ है, क्योंकि 2023 से जो वहां पे जेल में जो बंद हैं, जिसके वजह खान पीन को भी लेकर के हो सकता है या तमाम, क्योंकि एज भी उनका काफी ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि जो उम्र का जो बीमारियां जो होती है वो भी हो सकता है कि उनको गिरती हुई नजर आई। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो उनकी बेटियों की तरफ से जो बोला जा रहा है, क्या उनको मिलने दिया जाता है या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा उन्नति। बिल्कुल, और देखिए कोई आधिकारिक जानकारी सामने आई है क्या कि अधिकारियों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? स्पष्टता कुछ?
उन्नति देखिए, अधिकारी की तरफ से अभी साफ यही कहा जा रहा है कि जो अफवाह जो किया गया था कि उनकी मौत हो गई है जेल में, वो गलत है। लेकिन उनकी तबीयत के बारे में जो पहले से ही ये सुर्खियों में था कि उनकी तबीयत खराब है, हालांकि 23 दिनों से वो उनकी बेटियों को नहीं मिलने दिया जा रहा था, उससे पहले से ही उनकी तबीयत खराब थी। कई बार जो है वो डॉक्टर से भी सलाह लिए हैं, हालांकि जो वहाँ के जो जेल अधिकारी जो है, जो वहाँ के जो अधीक्षक जो है, उससे ही बातचीत की गई थी, उनको भी रिपोर्ट दिया गया था, लेकिन इस चीज को लेकर के इंप्लीमेंट नहीं किया गया। यही एक कारण है कि जिसके वजह से उनकी तबीयत जो दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है। तब देखने वाली बात होगी कि उन्नति किस तरीके से जो तीनों बेटियां जो मिलने के लिए जो गुहार लगा रही हैं, वो उनको मिलने दिया जाता है, क्योंकि पीटीआई के जो उनके जो कार्यकर्ता जितने भी हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आखिरकार उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, ऐसा क्या रीजन है जिसके वजह से उनको हम लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा। अगर एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के भी जरिए उनसे अगर उनको हम लोग देख लेंगे, तो कम से कम हम लोग को शांति हो जाएगी कि हमारे नेता जो हैं वो अभी भी सलामत हैं, और आने वाले वक्त में उनकी अच्छी तबीयत के लिए भी हम लोग गुहार लगा सकते हैं। बिल्कुल, अब देखना होगा कि किस तरीके से आधिकारिक क्या जानकारी निकलकर बाहर आती है। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए HNN न्यूज़ के साथ।